जाति में पैदा होना किसी मुसीबत से कम नहीं है। जब कुछ बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा तो मेरे दोस्त भी बने। दोस्ती और प्रेम किया नहीं जाता, बस हो जाता है। कोई व्यक्ति अच्छा लगने लगता है और आपका खास दोस्त बन जाता है। बाद में पता चला कि दोस्त की जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। मुझे क्या लेना देना इन सब बातों से, लेकिन समाज को लेना देना है। जब रविवार को छुट्टी पर दोस्त ने खेलने के लिए घर बुलाया तो मैं चला गया। खेलते खेलते प्यास लगी, दोस्त से पानी मांगा। दोस्त की माँ ने ये कहकर पानी देने से मना कर दिया कि तुम ब्राह्मण हो, हमारे यहाँ का पानी कैसे पी सकते हो? तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो हम लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। दोस्त की माँ ने ये भी कहा कि तुम हमारे घर खेलने मत आया करो, स्कूल में ही मिल लिया करो। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा मन उदास हो गया। मैं उदास मन से घर आया तो यहाँ भी मुसीबत। मुझे पहले तो नहाने को कहा गया, फिर डांट अलग से पड़ी, लेकिन इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, इतना जरूर हुआ कि हम एक दूसरे के घर नहीं आते जाते थे। जब कॉलेज जाने लगे तो नए फैशन के रोग भी लग गए। मेरे लिए शौक, लेकिन घर वालों के लिए रोग। मैंने शानदार कंपनी के जूते, बेल्ट और चमड़े की एक जैकेट खरीदी। पिताजी ने देखा तो गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती, ब्राह्मण होकर चमड़े की चीजें पहनते हो। जूते तक ठीक था कि चलो बाहर उतार दिए। तुम जैकेट, बेल्ट, बस चमड़े का इस्तेमाल करते हो, घर अशुद्ध कर दिया, चलो बाहर फेंको इन्हें और कल वापस करके आना। वापस तो खैर नहीं देने गया, न दुकानदार लेता। मैंने अपने दोस्त भानु को दे दिए। उसने पूछा क्यों? मैंने उसे कारण बताया तो उसने कहा, बड़े चोंचले हैं तुम्हारे घर वालों के। मैंने कहा, घर वालों के नहीं, ऊंची जाति के। उच्च कुल में पैदा होने के नुकसान भी बहुत हैं। उच्च समाज में पैदा होना बहुत बड़ी मुसीबत है। रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, खान पान, सब पर पाबंदी होती है। दायां हाथ शुद्ध है, बायां हाथ अशुद्ध। दुनिया चांद तारों तक पहुंच रही है और ये है कि आदमी आदमी में फर्क करते हैं। सुबह स्नान करो, गायत्री मंत्र की माला जपो, जनेऊ धारण करो, तिलक लगाओ, चोटी रखो। मुझे बड़ी शर्म आती है दोस्तों के सामने। मजाक बनता हूँ, लेकिन फिर भी घर में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। कॉलेज में पढ़ते समय एक गोरी सी सुंदर लड़की मुझे भाने लगी। मैं उसके नजदीक जाने का हर संभव प्रयास करता, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। घर से निकलने के बाद भानु के घर जाकर चमड़े के जूते, बेल्ट, लेदर वाली जैकेट पहनकर जाता। जनेऊ तो कपड़े में छिप जाता, लेकिन कमबख्त चोटी को छिपाने के लिए क्या करता? एक ही उपाय था कि जब उसके सामने जाता तो फैशनेबल टोपी पहन कर जाता, देवानंद की तरह। वैसे मैंने अपनी चोटी को इतना छोटा तो कर लिया था कि आसानी से नजर नहीं आती थी। मैंने बड़ी हिम्मत करके उसे प्रोपोज किया, जिसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा। मुझे इतनी जानकारी तो हो गई थी कि उसे साहित्य, नाटकों में रुचि है। फिर क्या था, जिस नाटक में वह नायिका बनती, मैं हर संभव प्रयास करके उसमें नायक बनता। इसके लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते मैं ही जानता हूँ। हिंदी के प्रोफेसर को खुश करने के लिए उन्हें नए महंगे गिफ्ट देता ताकि वे मुझे नाटक में रख लें। वह शकुंतला बनती तो मैं दुष्यंत। वाद विवाद प्रतियोगिता में मैंने जो मत रखा, उससे वह मेरी तरफ आकर्षित हुई। मंच पर मैंने कहा कि जब चर्मकार के हाथ से बनाए मरे जानवर की खाल से बनी ढोलक से मंदिर अपवित्र नहीं होता, जो कि मंदिर में भजन कीर्तन में बजाई जाती है, तो बनाने वाले चर्मकार के मंदिर जाने से मंदिर कैसे अपवित्र हो सकता है? जब ईश्वर ने कहा है कि सभी जीवित प्राणियों में मैं ही हूँ, तो फिर हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? ये ईश्वर का अपमान है। जातिगत भेदभाव मानने वाले तो नास्तिक हुए। वे कैसे मंदिर और ईश्वर को अपनी जागीर मान सकते हैं? मेरी इस प्रतियोगिता में एक तरफ तो खूब तालियां बजी, लेकिन कुछ लोग मुझ पर इस बात से नाराज भी दिखे। फिर भी मुझे ही प्रथम घोषित किया गया। दूसरे प्रतियोगी ने धर्मशास्त्रों का हवाला दिया, पूर्वजों की बनाई परिपाटी का वास्ता देकर उसे उचित ठहराया, लेकिन मेरे तर्क भारी पड़े उस पर। मैंने कहा, राम ने शबरी के जूठे बेर खाए,
उन्हीं राम को आप ईश्वर मानते हैं, तो जब ईश्वर फर्क नहीं करता तो आप कौन होते हैं फर्क करने वाले? फिर त्रेता द्वापर में क्या हुआ, इससे क्या लेना देना? ये कलयुग है, इसमें कर्म के आधार पर जातियां बनती हैं। जोरदार तालियां बजी। मैं अपनी जीत की ट्रॉफी लिए उसे तलाश रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, सुनिए। मैं मुड़ा, सामने मेरी सालनी खड़ी थी। मुझे आपकी स्पीच पसंद आई, जीत के लिए बधाई, मैंने धन्यवाद देकर कहा। और मेरा प्रपोजल, उसका क्या हुआ, क्यों ठुकरा दिया आपने? उसने कहा, नहीं, मुझे कबूल है। और मैं जैसे आसमान में उड़ने लगा। सलनी से मेरी मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ चुका था। हम दोनों ही अपने प्रेम का इजहार कर चुके थे, साथ मरने जीने की कस्में खा चुके थे। कॉलेज में हम हर समय साथ में नजर आते सबको, क्लास में भी एक ही साथ बैठने लगे थे। तुम्हारा सरनेम क्या है, उसने पूछा। मैंने बताया तो उसने माथा पीट लिया। सत्यानाश, क्यों, क्या हुआ, मैंने आश्चर्य से पूछा। मैं दलित हूँ यार, उसने कहा। तो क्या हुआ, मैंने पूछा। अपने माँ बाप को बताओ कि तुम एक छोटी जाति की लड़की से प्यार करते हो, तब समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। उसने कहा, प्रेम व्यक्तिगत मामला है। मैंने सहज भाव से कहा, तो क्या बस प्रेम ही करना है, आगे नहीं सोचा? उसने सवाल किया, आगे शादी? मैंने कहा, और शादी व्यक्तिगत मामला नहीं होती जनाब, उसने समझाया। प्रेम का रोग सिर चढ़ कर बैठा है, अब उतरने से रहा। मैंने कहा, जूते पड़ेंगे दोनों तरफ से, खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे, उसने डराने वाले अंदाज में कहा। तुम डरती हो? मैंने सवाल किया। नहीं, उसने सहज उत्तर दिया। तो फिर प्रेम हमारा है। प्रेम में व्यक्ति दो नहीं एक होते हैं, जो मेरी जात सो तुम्हारी जात। मेरे कहने पर वह झल्ला उठी और उसने कहा, अपनी किताबी दुनिया से बाहर निकलो, तुम चाहो तो पीछे हट जाओ। मैंने कहा, यही मैं तुमसे कहती हूँ। पलटकर उसने कहा, मैं नहीं हट सकता। मैंने कहा, तो आगे क्या सोचा है, उसने से पूछा। पहले अपनी बात रखेंगे, नहीं माने तो बगावत, मैंने गुस्से में कहा। वह चुप रही। मैंने जब घर में यह बात रखी तो घर में तूफान आ गया। मुझे खरी खोटी सुनाई गई, डांटा फटकारा गया, कुल की मान मर्यादा का वास्ता दिया गया। न मानने पर पिताजी ने गुस्से में कहा, तुरंत इस घर से निकल जाओ, आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो। पिता के क्रोध को मैं जानता था। इससे पहले कि वे कोई अस्त्र शस्त्र मुझ पर चलाते, मैं घर से बाहर निकल गया। पिताजी माँ से कहते भी रहते थे, पूत नहीं कपूत पैदा किया है, एक दिन ये सब मिट्टी में मिला देगा। इसकी बातों से जाहिर होता है। पहले जब भी कभी जात पात पर बहस होती, मैं पिताजी से वही कहता जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो ईश्वर ने कहा है। सार सजीव निर्जीव सब में भगवान का अंश होता है, लेकिन मुझे ही कुल का कलंक माना जाता था। मैं मान गया और मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। अब घर छोड़ते ही मुझे अपने लिए सारे इंतजाम करने थे, रहने का, खाने पीने का। भानु ने इसमें मेरी बहुत सहायता की। उसने मुझे समझाया भी, एक बार फिर सोच लो, एक बार शादी हो गई तो गए जात से बाहर हमेशा के लिए। फिर तुम्हें रोजगार पहले तलाशना होगा। मैंने भानु से कहा, पहले तुम मेरी कोर्ट मैरिज की व्यवस्था करो। उसने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। मेरी प्रेमिका सलनी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी घर में बात करने की। उसने कहा, मना ही होना है तो फिर कहने से क्या होगा, तुम जब कहो मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे शादी की तारीख बताई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन फिर हमारा इस शहर में रहना ठीक नहीं है। भानु ने अपने दोस्त के माध्यम से गुप्त रूप से हमारा विवाह आर्य समाज में करवाया और भोपाल जाने वाली ट्रेन में छोड़ने भी आया। उसने कहा कि मैंने एक कंपनी में तुम्हारे लिए नौकरी की व्यवस्था करवा दी है, तुम पहले जाकर नौकरी ज्वाइन करना। ट्रेन चलने को हुई। भानु और मैं गले मिले। उसने भरे गले से कहा, अपना ध्यान रखना और मेरे लायक कुछ हो तो कहना। हमें भोपाल आए काफी समय हो चुका था। इस बीच घर में कई बार फोन लगाया, लेकिन उधर से फोन बंद बता रहा था हर बार। मैंने एक बार सालनी को लेकर घर जाने का फैसला किया, लेकिन हमारे शहर पहुंचते ही हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाने जाने पर सारी बात सामने आई।
शालिनी के पिता ने लड़की के अपहरण और बलात्कार की रिपोर्ट थाने में लिखवा दी थी। मेरे पिता से पूछताछ होने पर उन्होंने स्पष्ट लिखकर दे दिया था थाने में कि हमारा अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है। दोनों परिवारों में जातिगत झगड़ा भी हुआ। दलित समाज की तरफ से धरना प्रदर्शन भी हुए। अखबारों में खबर भी प्रकाशित हुई, दलित लड़की का अपहरण। शालिनी ने थाने में सारे आरोपों को गलत बताते हुए आर्य समाज द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र भी दिखाया। हमें छोड़ दिया गया। शालिनी अपने घर पहुंची तो उसके परिवार ने थोड़ा सा क्रोध दिखाकर उसे अपना लिया। मैं अपने घर पहुंचा तो पिता ने बाहर से जाने को कह दिया। उन्होंने कहा, तुम हमारे लिए मर चुके हो। परिवार के बाकी सदस्य भी पिता के साथ थे। भानु का कुछ पता नहीं चला। मैं अपने दूसरे खास दोस्तों से मिला। किसी ने मेरे निर्णय को गलत ठहराया, किसी ने सही। आजा ने कहा, तुम लोगों के शहर छोड़ने के बाद माहौल काफी बिगड़ चुका था। भानु को उसी के समाज के लोगों ने ये कहकर धिक्कारा था कि तुमने अपनी जाति से गद्दारी की है। जात की लड़की को गैर जाति के लड़के के साथ भगवा दिया है। मुझे लगता है कि भानु की हत्या कर दी गई है। मैं हिम्मत करके शालिनी के घर पहुंचा। शालिनी के परिवार ने मेरा स्वागत किया। उसके पिता ने कहा, भागने की क्या जरूरत थी, मुझसे कहते मैं शादी करवा देता तुम दोनों की। तुम्हारे घर के लोग तो तुम्हें कभी स्वीकारेंगे नहीं। हाँ, एक शर्त पर स्वीकार सकते हैं, यदि तुम दोनों में से दोनों ही, खासकर शालिनी किसी ऊंची सरकारी जॉब पर पहुंच जाए, तब वे गर्व से कहेंगे कि शालिनी मेरी बहू है और तभी मैं तुम्हारे इस विवाह को संपूर्ण समझूंगा। भानु के बारे में कुछ पता है? मैंने पूछा। जो नहीं रहा उसकी बात मत करो। भूतकाल को छोड़ भविष्य के लिए जीना सीखो। लेकिन भानु मेरे बचपन का दोस्त था। रिपोर्ट लिखी है उसकी थाने में। शालिनी के पिताजी ने गुस्से से कहा, क्या आपने उसे मारा? तुम दोनों के प्रेम ने बलि ली है उसकी। आप कातिल हैं। जब सीधा हो जाएगा तो जेल जाने को भी तैयार रहूंगा। माहौल में गर्माहट आ चुकी थी। मैं शालिनी के साथ वापस भोपाल आ गया। शालिनी की इच्छा थी कि वो घरेलू महिला बनकर रहे। उसे अपने घर को सजाना संवारना अच्छा लगता था, अपने पति के लिए खाना बनाना भी। पति की सेवा करने को ही वो अपना जीवन मानकर जीना चाहती थी। मेरे पास छोटी सी नौकरी थी। मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर था। प्राइवेट नौकरी थी, समय अधिक देना पड़ता था, इसलिए मेरा आगे पढ़ना और किसी बड़ी नौकरी की तैयारी करने के लिए समय निकालना संभव नहीं था। मुझे शालिनी के पिता की बात याद आई, तुम्हारा परिवार मेरी बेटी को अपनी बहू तभी स्वीकारेगा जब वह किसी बड़ी पोस्ट पर होगी। तब गर्व होगा उन्हें अपनी बहू पर, इस शादी पर, तभी तुम्हारा विवाह संपूर्ण मानूंगा। दूसरी बात है कि भानु तुम दोनों के प्रेम की बलि चढ़ गया। मैंने सपना को आगे पढ़ने के लिए कहा। उसने कहा, कर तो लिया ग्रेजुएट, और कितना पढ़ना है? अभी बहुत पढ़ना है। क्यों? ताकि हमारी शादी संपूर्ण हो सके। आप भी मेरे बाबूजी की बातों में आ गए। मैं गृहिणी बनकर खुश हूँ। तुम इसलिए पढ़ो ताकि मेरा परिवार गर्व कर सके तुम पर, मुझ पर, हमारे विवाह पर। हमारी शादी हो चुकी है और मुझे अपनी शादी पर गर्व है। आप दो परिवारों के जातीय अहम को संतुष्ट करने का साधन न बनाएं मुझे और न खुद बने। मैं सीधी सादी गृहस्थन बनकर संतुष्ट हूँ। तुम्हें मेरी खातिर पढ़ना भी होगा और नौकरी की तैयारी भी करनी होगी। आप मुझसे मेरी घर गृहस्थी क्यों छीनना चाहते हैं? शालिनी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें सफल होते, आगे बढ़ते और ऊंचाइयों पर जाते देखना चाहता हूँ। मैंने कहा। शालिनी ने मेरा मन रखने के लिए मान गई, लेकिन इस शर्त पर कि वो प्राइवेट परीक्षा देगी। शालिनी प्राइवेट परीक्षा देती रही और अच्छे नंबरों से पास भी होती रही। मैंने जोर देकर IAS की कोचिंग में उसका दाखिला करवा दिया, जहां उसे मात्र 2 घंटे जाना होता था पढ़ने के लिए। मैं बीच बीच में भानु की मौत की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को पत्र भी लिख रहा था। कभी भी गुमनाम खत लिखकर संदिग्ध व्यक्ति का नाम भी लिख देता था। शालिनी, जो कि पहले पढ़ना नहीं चाहती थी, न नौकरी करना चाहती थी, धीरे धीरे पढ़ाई और नौकरी के प्रति गंभीर हो रही थी। मैंने एक दिन उससे मजाक में कहा, पक्की गृहस्थन, अब पक्की पढ़ाकू हो गई है। उसने कहा, मैं तो अपनी घर गृहस्थी में ही सुख और आनंद से थी।
आपने मुझे उलझा दिया, लेकिन अब अपने आप को साबित करने के लिए पढ़ रही हूँ, किसी को बताने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ। कुछ दिनों पहले कोचिंग के टीचर ने व्यंग्य किया था कि आप तो रिजर्व कैटेगरी में आती हैं, तो आपको नौकरी नहीं लगी। तो फिर लानत है आप पर, आपको तो लगनी ही है। और मैंने तय कर लिया कि मैं रिजर्व से नहीं, सामान्य 5.2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।